बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्लास पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें हमने सीखा था कि बेसिक C++ प्रोग्राम है ना, कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट के अंदर हमने देखा था कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, फिर हमारे पास मेन होता था, उसके अंदर हम कुछ डाटा टाइप डिक्लेयर करते थे। तो यूजर से इनपुट कैसे लेते थे डाटा टाइप्स के अंदर, और अगर हमने खुद से रखवानी हो तो वो कैसे लेते थे। स्ट्रिंग को स्टोर कराना तो कैसे करवाते थे। और सबसे एंड पे हमने पढ़ा था कि अगर इनपुट हमारी किसी फाइल से उठानी हो तो जो वो कैसे उठाते थे, उसके लिए हम अलग से एक Fstream की लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे हेडर फाइल के अंदर। वो तो हमारी हो गया तो बेसिक कंपोनेंट के बारे में। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम होता है उसकी एग्जीक्यूशन के बारे में देखेंगे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। कि आया कि वो सिक्वेंशियल फैशन के अंदर होता है या किसी कंडीशन के ऊपर, कंडीशन की बेस के ऊपर हम वहाँ से जंप कर सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन से। आमतौर पर होता तो ऐसे कि इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलती है, पहले पहले वाली इंस्ट्रक्शन चलती है, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। असल में ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक जब इंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो उस इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि आया कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलनी है, ये कि यहाँ से हमने जंप कर जाना कि किसी और इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो ये दूसरी वाली हो गई थी। एक तो हो गया था ना कि सिक्वेंशियल फैशन, और दूसरा हो गया जंप स्टेटमेंट, और तीसरा होता है लूप। हम एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन मीट कर जाए तो हम आगे कर चले जाते हैं, अगर वो कंडीशन मीट ना करे तो हम उसी स्टेटमेंट को, मे बी कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो 2 3 4 इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, उन्हीं 3 4 इंस्ट्रक्शन को हम रिपीट करते रहते हैं। ठीक है। ये हम आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको एग्जीक्यूशन का कंट्रोल बोलते हैं या कंट्रोल स्ट्रक्चर बोल लो। इसके अंदर कुछ लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। वो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, हम उनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट आएगी। खाली इफ स्टेटमेंट आ जाए तो क्या होता है, इफ एल्स आ जाए तो क्या होता है, अगर इफ एल्स अगर ठीक काफी ज्यादा आ जाए तो नेस्टेड इफ एल्स आ जाए तो क्या होता है। उसी की इफ एल्स को ही हैंडल करने का एक और तरीका है जिसको स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। स्विच का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर ब्रेक क्या काम करते हैं, स्विच का स्कोप कहाँ तक होता है कि एक इंस्ट्रक्शन चल रही है, काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शन चल रही है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अजर्ट फंक्शन क्या करता है कि अगर प्रोग्राम को हमने एंड करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है। ये देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रोग्राम 3 तरीके से चलता है, या तो वो सिक्वेंशियल फैशन के अंदर चलता है, या वो ब्रांच कंडीशन के अंदर चलता है, या वो लूप के अंदर चलता है। सिक्वेंशियल फैशन का मतलब एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखें, जो सब मोस्ट लेफ्ट वाली चीज़ है ये वाली, इसमें वो कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 चलेगी, स्टेटमेंट जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसके बाद स्टेटमेंट 1 चलेगी, स्टेटमेंट 2 चलेगी। सिमिलरली 1 बाय 1 चलती जाएगी, जब सबसे एंड पे लास्ट वाली स्टेटमेंट चल के प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये तो था हमारे पास सिक्वेंशियल फ्लो। लेकिन इस केस के अंदर देखिए जो मिडल वाला है उसमें कह रहा है कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आई। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये भी एक स्टेटमेंट ही होगी। वो एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करेगा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करेगा। अगर तो वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट 1 चला देगा, अगर वो फॉल्स हो तो वो स्टेटमेंट 2 चला देगा। ये सिमिलरली उसी तरह का जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा था ना कि अगर ये वाली कंडीशन मीट हो गई तो ये वाली चीज प्रिंट करा देगा। जैसे उसमें हमने ग्रेड वाला कैलकुलेट किया था कि वो फ्लो चार्ट बनाया था ना कि एक स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना, वो नंबर एंटर करे, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस को ग्रेड कैलकुलेट कर देगा। इसका मतलब है कि वो जो भी नंबर एंटर करता था वो हम देखते थे, हम कंडीशन चेक करते थे कि आया कि वो 90 से प्लस है, 90 से प्लस होते तो हम उसको ए दे देते थे, फिर हम 90 और 80 के दरमियान वाला चेक करते थे। ये वही वाली कंडीशन है। उसके बाद तीसरी वाली चीज आती है लूप। लूप का मतलब है कि ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पर चेक होगा, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो स्टेटमेंट 1 चला के वापस इसी एक्सप्रेशन को चेक करेगा। स्टेटमेंट 1 चलाने का मतलब है ये 2 3 कोई भी कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट हो सकती है या कोई भी सी आउट करवाने वाली स्टेटमेंट हो सकती है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से उसकी अगर वैल्यू ट्रू हो गई तो उसको वापस उसी के एक्सप्रेशन के ऊपर वापस आके वैल्यू चेक करेगा, फिर अगर ट्रू हो गई तो फिर उसी स्टेटमेंट को चला देगा। ये तब तक चलाता जाएगा कि अंटिल ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। ठीक है।
उसके बाद देखिए जी, ये देखें, जैसे हमने पढ़े थे ना वो अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसके अंदर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन वाले साइन थे, इसी तरह ना ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर असल में क्या करते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। वो हमने ऊपर चेक किया था ना कि लूप के लिए या जंप ब्रांच के लिए वो जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू कैसे चेक करते हैं, वो रिलेशनल ऑपरेटर से ही चेक करते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन होता है, उसकी एंड पे एक्सप्रेशन की आंसर है जो या तो ट्रू निकलता है या फॉल्स निकलता है। उसी ट्रू या फॉल्स की बेस के ऊपर ना हम जंप करते हैं कि आइदर स्टेटमेंट 1 चलानी है या स्टेटमेंट 2 चलानी है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमें अलाउ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ये दो रिलेशनल ऑपरेटर आमतौर पर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ये दो ऑपरेंड के दरमियान भी होते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसकी एंड पे वैल्यू क्या निकलती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। हाँ, और ये जो ट्रू एंड फॉल्स दो वर्ड है ना, ये रिजर्व वर्ड है। ठीक है, और ये बूलियन डाटा टाइप्स के होते हैं। अगले वाली स्लाइड पे इसके हम देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर की एग्जांपल है हमारे पास। इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इनकी वैल्यू को हम पढ़ेंगे एग्जांपल के अंदर, इन्हीं को यूज कैसे करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर का कोई एक्सप्रेशन का ट्रू होने का मतलब क्या है या कोई सी एक्सप्रेशन के फॉल्स होने का मतलब क्या है। देखें यहाँ पे ये जो लिखा है 8 लेस देन 15, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें देख के पता चल रहा है कि ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये 8 लेस देन 15 एक एक्सप्रेशन लिखा है, तो जब ये एवेल्यूएट होगा तो इसका एंड पे जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखें जो लिखा है 6 नॉट इज इक्वल टू 6। हमें पता है 6 इक्वल टू 6 होता है, मतलब 6 6 के बराबर ही होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 6 नॉट इज इक्वल टू 6, तो इसका जो एंड पे रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि 6 इक्वल टू 6 होता है और ये कह रहा है कि 6 नॉट इज इक्वल टू 6, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा। उससे अगले वाला देख लीजिए, वो कह रहा है कि 2.5 ग्रेटर देन 5.8 लेकिन 2.5 तो 5.8 से छोटा होता है और वो कह रहा है ग्रेटर होता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला है ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा कि मुझे बताइएगा कि इसका आंसर ट्रू आ रहा है और वो ट्रू क्यों आ रहा है। ठीक है, ये तो था कि कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके हम सिंपल डाटा टाइप्स के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, सिंपल डाटा टाइप्स के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसको कैसे एवेल्यूएट करते हैं कि आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली सिंपल डाटा टाइप्स के अंदर हम करैक्टर को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर किया था ना कि 6 नॉट इक्वल टू 6, मतलब आपस में इंट टाइप की चीज़ों को कंपेयर किया था, यहाँ पे हम करैक्टर टाइप की चीज़ों को कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी हो उसको कंपाइलर एज अ करैक्टर डील करेगा। इसमें पहले वाला एग्जांपल देखें, उसमें क्या कह रहा है कि स्पेस लेस देन ए। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हम बंदा स्पेस को ए के साथ कैसे कंपेयर करे, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी करैक्टर होता है उसको उसकी आस्की वैल्यू से रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल स्पेस के कॉरेस्पॉन्डेंस आस्की टेबल के अंदर 32 लिखा है। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं कि 32 के आगे स्पेस लिखी है आस्की टेबल के अंदर, एक ही बात है। मतलब कि स्पेस की जो आस्की वैल्यू है वो 32 है और लोअर केस के अंदर जो ए लिखा है उसकी आस्की टेबल के अंदर वैल्यू है 97। तो वो स्पेस को और ए को असल में कंपेयर नहीं कर रहा था, वो 32 और 97 को आपस में कंपेयर कर रहा है, क्योंकि 32 97 से छोटा होता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है। सिमिलरली अगले वाले एग्जांपल में समझाता हूँ, और आगे वाले जो 4 एग्जांपल है वो आप लोग कीजिएगा। इसके बाद हम स्ट्रिंग की एग्जांपल करेंगे कि तो अगर स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखें वो कहता है कि कैपिटल आर ग्रेटर देन कैपिटल टी। अब वो आर और टी को तो असल में कंपेयर नहीं कर रहा, असल में वो कंपेयर कर रहा है कि आर के कॉरेस्पॉन्डेंस जो आज की टेबल के अंदर वैल्यू है वो 82 है और टी के कॉरेस्पॉन्डेंस जो आज के टेबल के अंदर वैल्यू है वो 84 है, और वो कह रहा है कि आर ग्रेटर देन टी, लेकिन आर के कॉरेस्पॉन्डेंस 84 है, सॉरी 82 है और टी के कॉरेस्पॉन्डेंस 84 है, तो इसीलिए ये वाला एक्सप्रेशन गलत हो गया। ये तो हमने सीखा था कि इंट टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर हमने सीखा कि
अगर दो करैक्टर को आपस में कंपेयर करना तो कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर हमने स्ट्रिंग को कंपेयर करना तो कैसे करते हैं। हमें पता है कि जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखी होती है और स्ट्रिंग के अंदर काफी ज्यादा करैक्टर होते हैं। तो जब स्ट्रिंग को कंपेयर करने का मतलब है कि वो पूरी स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर नहीं करता, वो करैक्टर बाय करैक्टर करता है। फॉर एग्जाम्पल के मैंने दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि उस दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास 4-5 स्ट्रिंग डिक्लेयर हुई है। पहली देखें स्ट्रिंग 1 के अंदर मैंने हेलो रखा दिया, स्ट्रिंग 2 के अंदर हाई है, स्ट्रिंग 3 के अंदर ए है, सिमिलरली स्ट्रिंग 4 है, स्ट्रिंग 5। अब अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ स्ट्रिंग 1 का और स्ट्रिंग 2 का, ठीक है, तो ये अगली वाली स्लाइड में देखते हैं कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का कंपैरिजन का क्या मतलब है। ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2। अब हमने बताना है कि इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू लिखा तो क्यों ट्रू है, ठीक है। अब देखें जो स्ट्रिंग 1 एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़े। वो कह रहा है कि जो स्ट्रिंग 1 है उसके अंदर हेलो स्टोर है और जो स्ट्रिंग 2 है उसके अंदर हाई स्टोर है। अब देखें वो क्या करेगा कि स्ट्रिंग 1 के पहले करैक्टर को स्ट्रिंग 2 के पहले करैक्टर के साथ कंपेयर करेगा, क्योंकि वो दोनों ही कैपिटल एच लिखे हैं तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग 1 का पहला एलिमेंट, पहला करैक्टर स्ट्रिंग 2 के पहले करैक्टर के इक्वल है, ठीक है। अभी वो डिसीजन नहीं कर पा रहा कि ये स्ट्रिंग 1 उससे लेस है या नहीं है, क्योंकि पहला पहला तो इक्वल आ गया। अगर पहले पहले के ऊपर रिजल्ट नहीं आया तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट करैक्टर को चेक करेगा। अब देखें स्ट्रिंग 1 का जो सेकंड वाला करैक्टर है वो ई है और स्ट्रिंग 2 का जो सेकंड वाला करैक्टर है वो आई है। अब वो क्या करेगा कि ई के कॉरेस्पॉन्डेंस आस्की टेबल के अंदर वैल्यू चेक करेगा और आई के कॉरेस्पॉन्डेंस आस्की टेबल के अंदर वैल्यू चेक करेगा, क्योंकि आई ई से बड़ा होता है। आई ई से बड़ा होने का मतलब है कि आई की जो आस्की टेबल के अंदर वैल्यू है वो ई की आस्की टेबल के अंदर जो वैल्यू उससे बड़ी है। तो इसीलिए जो स्ट्रिंग 1 है वो स्ट्रिंग 2 से लेस है, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आ रहा है। सिमिलरली इसमें देखिएगा जो स्ट्रिंग 1 को वो कंपेयर कर रहा है हेन के साथ, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग 1 तो हमारे पास याद रख लीजिए कि हेलो लिखा है। अब इसका मतलब है कि वो हेलो का पहला इस हेन के एच के साथ कंपेयर करेगा, इक्वल आ गया। इसका दूसरा ई इसके साथ कंपेयर करेगा, वो भी इक्वल आ गया। लेकिन इसका तीसरा है एल और इसका तीसरा है करैक्टर एन, तो अब एल को एन के साथ कंपेयर करेगा क्योंकि एन है जो वो लेस होता है एल से, तो इसीलिए क्या है कि सॉरी ग्रेटर होता है एल से, तो इसीलिए ये क्या है कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए। सही हो गया। अब तीसरे वाली जो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है एन के साथ, इसको आप लोग एज अ प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसकी ना समझ आए तो इसकी एक्सप्लेनेशन फिर पढ़िए, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे से रब्ता कीजिए कि इसको कैसे करते हैं। मैं बोलने के लिए समझाने के लिए सारी समझा दूंगा, लेकिन फिर वो अपना आप लोग अपना माइंड ही चलाएंगे कि ये चीजें हो कैसी रही। इसकी इसीलिए मैंने इसकी काफी ज्यादा एग्जांपल डाल दी थी। ये देखिए वो स्ट्रिंग 1 को हेलो के साथ कंपेयर कर रहा है, फिर स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4 का भी आपस में कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है स्ट्रिंग 4 को वो चेक कर रहा है बिली के साथ, स्ट्रिंग 5 को वो बिगर के साथ चेक कर रहा है, ठीक है। आप इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर कीजिएगा। आई होप के समझ आ जाएगी। बस ये याद रखना है कि वो जो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है वो करैक्टर बाय करैक्टर करता है, और जो कंपेयर करने का मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर जो पहला करैक्टर है दूसरी स्ट्रिंग के अंदर पहला करैक्टर है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट आस्की टेबल के अंदर जो वैल्यू है उनको आपस के साथ कंपेयर करता है। सही हो गया। तो आज वाले इस वाले लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में देखते हैं कि बाकी की जो बूलियन एक्सप्रेशन चीजें वैल्यू होती है वो कैसे होती है।